हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने 8th क्लास का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। 8th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ये लास्ट टाइम हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज जो हम देखेंगे वो इस चैप्टर के क्या देखेंगे, हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपके कुछ मैचिंग्स हैं जिनको आपको मैच करना है, जोड़े बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका किससे होगा? मैचिंग से होगा। एक मिनट। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, रैयत का किससे मिलाएंगे आप? तो एक बार यहाँ हम देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, रैयत हम देख रहे थे बार बार। हमने जो टॉपिक लास्ट पर जो डिस्कस किया था उसमें हम बार बार पढ़ रहे थे। तो रैयत का मीनिंग हमने क्या देखा था? किसान देखा था। महाल जो क्या होते थे वो आपका होता था ग्राम समूह होता था, उसको महाल कहा जाता था। निज क्या होता था? जो निज किससे रिलेटेड था? बागान मालिकों को अपनी ज़मीन पर जो खेती करना था उससे रिलेटेड था। और आपको जो रैयती हो गया, ये रैयतों की ज़मीन पर जो खेती करने को कहा गया था वो रैयती उसको कहा गया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, रिक्त स्थानों को भरना है आपको। तो यूरोप में वोट उत्पादक, वोट हमने देखा था ना कि सबसे जब पहले हमने एक बार पढ़ रहे थे, टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि नील की तरह वहाँ पर यूरोप में क्या था? बोर्ड का पेड़ था, वो मतलब उगाया जाता था। तो उससे नील मतलब बनाई जाती थी, लेकिन वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो उत्पादकों को स्पेस से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो किससे दिखाई देगा? नील से दिखाई देगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी किसकी अच्छी थी? नील की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग स्पेस के कारण बढ़ने लगी। तो किसकी कारण बढ़ने लगी थी? औद्योगिक कारण की। औद्योगिकरण हुआ था, तो उसमें जो लोग थे वो कौन सा वो प्रेफर करते थे? इंडिया की उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे, वो अच्छी थी क्वालिटी में, इसलिए। अगला है आपका, स्पेस की खोज से नील की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है उस पर बुरा असर पड़ा था कृत्रिम रंगों की खोज से, कि लोगों ने नए नए मतलब कलर कृत्रिम रंग बना लिए थे, तो उस पर नील की जो अंतर्राष्ट्रीय डिमांड थी उस पर असर बुरा पड़ा था। चंपारण आंदोलन स्पेस के खिलाफ था। तो किसके खिलाफ था? तो अभी हमने कल ही जो वीडियो देखा था उसमें देखा था कि नील के जो बागान थे वहाँ पर ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। चंपारण में, बिहार, ये आपका बिहार में है चंपारण, और यहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती थी खेती। तो ये उसके विरोध में था। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें विचार करना है। आइए विचार करते हैं। विचार करके इनको हमें देखना है, मतलब ये थोड़े आपके लेंथी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से जो पहलू थे, पॉइंट्स थे स्थायी बंदोबस्त के, वो देखेंगे हम। पहला है स्थायी बंदोबस्त जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो आपसे एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे वन लाइनर में वैसे ही बन जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने। दूसरा आपका ये हो सकता है कि कब किया था? तो 1793 में। इसके आप कुछ मेन चीज़ें हैं कि क्या क्या था इसमें। तो पहला है आपका, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा पॉइंट है, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करने का काम दिया गया था, कि जो जमींदारों को किसानों से जो राजस्व इकट्ठा करेगी फिर वो कंपनी के पास जमा करा दिया जाएगा। तीसरा है, जमीन की राजस्व राशि स्थायी रूप से क्या है? निश्चित कर दी जाएगी कि हाँ इतना हमें क्या है राजस्व लेना है या टैक्स लेना है। फोर्थ है, किसानों से भूमि संबंधित जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए, और जिससे किसान और जमींदारों का जो जमींदारों की जो दया पर निर्भर हो गए थे वे भी अब क्या है, जमीन की तरह, मजदूरों की तरह क्या है, करने लगे थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मालवारी व्यवस्था जो है वो स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, कैसे डिफरेंट थी? कि मतलब मालवारी व्यवस्था थी वो क्या थी? तो मालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में भिन्नता, डिफरेंस। मालवारी व्यवस्था क्या थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए हॉल्ट मैकेंजी, इसको याद रखना बच्चों, हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेजी व्यक्ति ने क्या किया, एक नई व्यवस्था अपनाई थी। वो 1822 में तैयार की गई इस व्यवस्था के अनुसार। अब वो व्यवस्था कौन सी थी? वो यही थी हमारी मालवारी व्यवस्था।
क्या था इसमें, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह, जिसे अभी हमने ऊपर मैच किया था ना, गांव का एक समूह जिसे महाल कहा जाता था। तो अब आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि उधर मतलब क्या कहा जाता था जो बंगाल की तरफ, तो वो महाल कहा जाता था गांव के उसको समूह को, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था कि मतलब एक खेत के जो अनुमान मतलब गैस करके कि भाई इतना यहाँ से मिल सकता है। इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया था, बल्कि समय समय पर संशोधन का प्रावधान की, मतलब फिक्स नहीं किया गया था परमानेंटली, आज से कुछ टाइम के लिए, और बाद में समय समय पर इस पर संशोधन के प्रावधान रखे गए थे। तो उसमें क्या था, आपका स्थायी में फिक्स हो गया था। थर्ड था, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा करने का जो काम है वो किसके काम जमींदार के स्थान पर अब किसको दे दिया गया था, गांव के मुखिया को, कि ये जो जमींदार इकट्ठे करते थे अब वो ना करके किसको कौन इकट्ठा करेगा, गांव का जो मुखिया होगा वो इसको इकट्ठा करेगा। अगला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। उसमें क्या था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी, अभी हम ऊपर देख ही चुके थे इसको 1793 में। इसमें क्या था, राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में क्या है मान्यता दे दी गई थी, और खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित कर दिया, मतलब निश्चित नहीं किया गया था खेत के हिसाब से। दूसरा था, जमीन की जो राजस्व है राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी, जमीन की, खेत के हिसाब से नहीं, जमीन की। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, ये जितनी फिक्स है उतनी, चाहे अकाल पड़ या ज़्यादा पैदा हो, कुछ भी हो। थर्ड है था कि राजस्व इकट्ठा करना तथा कंपनी के पास जमा करने का जो काम है वो जमींदार को क्या है सौंप दिया गया था, कि अब ये इसे इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, जमींदार। बंगाल की साइड आपका उसमें कौन कर रहा था, मालवारी प्रथा में, उसमें आपका कौन कर रहा था, किसान कर रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बतानी है आपको, कि जो नई व्यवस्था आई थी मुनरो व्यवस्था, उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स थी। तो मुनरो के व्यवस्था के कारण दो समस्याएं थी। जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया, और किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, तो वो क्या कर गए, गांव छोड़कर ही चले गए, कि भाई अब जब टैक्स नहीं चुका रहे तो कोई कर्जा लेके कर्ज में दबते चले जा रहे थे, कहाँ तक कुछ चुकाएं टैक्स। मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि ये नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो सोचा कि भाई किसान उद्यमशील बनेंगे, काम करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, वो गांव ही छोड़ के भाग गए। अब भाई उनके साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो गांव ही छोड़ के भागेंगे, और क्या करेंगे बेचारे। 6 क्वेश्चन है आपका, नील की खेती में, एक मिनट बच्चों, रैयत नील की खेती में क्यों कतरा रहे थे, मतलब क्यों खेती नहीं करना चाहते थे। रैयत यहाँ किसान है मतलब एक तरह से, तो वो रैयत क्यों नहीं करना चाह रहे थे नील की खेती, क्या रीज़न थे। रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण पहला था, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, मतलब पहले ऋण दे दिया जाता था, परंतु फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने का मजबूर कर दिया जाता कि भाई हमें ही बेचोगे और कम दाम पे बेचोगे, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले इस कर्ज के जाल में फंस जाते थे कि अब तो कभी कर्ज खत्म ही नहीं होगा फिर। दूसरा पॉइंट था कि बागान जो मालिक थे वो चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ जमीन जो खेत है उस पर नील की खेती करे, लेकिन किसान ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, किसानों को नील की खेती के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी फसलों के लिए समय नहीं भी दे पाता था, और दूसरा उसकी उपजाऊ ज़मीन पर अगर वो खेती कर लेगा तो फिर उसके बाद अगर अपनी खाद्यान्न फसलें वो कहाँ उगाएगा, क्योंकि एक बार नील की खेती हो गई उसके बाद खाद्यान्न फसलें नहीं होती थी, क्योंकि वो उसका उपजाऊपन ख़त्म कर देती थी। कौन ख़त्म कर देती थी, नील की खेती। 7वां क्वेश्चन है आपका, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि वहाँ पर जो नील का उत्पादन हो रहा था वो धराशायी हो गया। बंगाल में नील के उत्पादन के धराशायी होने की परिस्थितियाँ
पहला था मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया कि भई हम नहीं करेंगे नील की खेती, तो उस वजह से भी धराशायी हो गया। दूसरा पॉइंट था रैयतों ने निर्णय लिया कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे, कि ना तो हम कर्ज लेंगे इसके लिए और ना ही उनसे डरेंगे गुंडों से। तीसरा था कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने के लिए तथा विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश ने विद्रोह का और समर्थन कर दिया कि भाई आए तो वो लोग यहाँ पे शांत करने, लेकिन अब तो लोग और भड़क गए। फोर्थ पॉइंट था नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना। आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंध को पूरा करें तथा आगे से वे चाहें तो नील की खेती क्या कर सकते हैं, बंद। तो इस प्रकार बंगाल में जो नील का उत्पादन है वो धराशायी हो गया। ये सारे क्या थे, रीजन थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8वां कि चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। तो अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के लिए नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे वो चंपारण। पहला था गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया उन्होंने कि भाई वो जो विरोध कर रहे हैं सही कर रहे हैं। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जो सत्याग्रह था वो कहाँ से शुरू किया, यहीं से चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के क्या था, विरुद्ध था। तीसरा पॉइंट है सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। फोर्थ है अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई। गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग क्या रहा, उन्होंने यहाँ पे प्रयोग ही तो किया था, वो सफल रहा। 9 क्वेश्चन है भारत के शुरुआती चाय कॉफी का बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील बागानों में काम करने वाले मजदूरों से जीवन में क्या समानताएं थी या क्या फ़र्क था, मतलब दोनों ही चीज़ें कंपेयर करनी है आपको। तो देखते हैं भाई क्या अंतर था। चाय और कॉफ़ी बागान और चाय या कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं व अंतर। पहला था चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंध के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। दूसरा, चाय और कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील में फसल कटाई बुवाई और समय अधिक काम होता था, बाकी टाइम में नहीं होता था। थर्ड पॉइंट है चाय और कॉफ़ी बागानों में मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था कि भाई वो तो कैदियों की तरह रहते कि भाई तुम बाहर नहीं जा सकते, यहीं रहोगे। तो ये हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए हैं। तो अब हम नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।